वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 11 में बेसिकली हमने लोगों ने कौन सा आपका इलास्टिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या नया चैप्टर है। किसके बारे में पढ़ना बेटा? फ्लूइड के बारे में। किसके बारे में? फ्लूइड के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा, या चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो आज इसके बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है भैया कि फ्लूइड किसे कहते हैं ना, तरल किसे कहते हैं। बहुत नाम सुना होगा कि नहीं सुना है भैया? सुना है। तो देखो जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड किसे कहते हैं इसकी डिफिनीशन सुनो। देखो ऐसी चीजें, यह एक ऐसा सब्सटेंस है, यह एक ऐसे पदार्थ है जिसमें बहने की एबिलिटी होती है। क्या होता है? सामर्थ्य होता है। ऐसी वस्तुएं जो क्या कर सके, जो बह सके या कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होती है, मतलब उनकी आकृति में हमेशा परिवर्तन होता रहे, वह क्या कहलाता है बेटा? द्रव, तरल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? तरल कहलाता है। ठीक, फ्लूइड का मतलब समझ में आया? किसे कहते हैं? ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो सके, जो हमेशा जिसमें बहने की एबिलिटी हो, जो बह सके, या बेटा क्या हो, वह लगातार डिफॉर्म होता रहे, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्म होता रहे। क्या कहलाता है बेटा? फ्लूइड कहलाता है, तरल कहलाता है। तो लिखिएगा, फ्लूइड को क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा, यह एक ऐसा सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब बेटा पदार्थ है। ठीक है ना, यह एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें, बिल्कुल, जिसमें बहने की एबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब उसके अंदर में गुण में ही होता है कि वो क्या कर सके, बह सके। बहने की एबिलिटी होती है, बहने का गुण होता है। हाँ, तथा बहने का गुण होता है, होती है, या यह लगातार डिफॉर्म होती रहे। क्या होती रहे बेटा? डिफॉर्म होती रहे, या डिफॉर्म होता रहे, उसे क्या कहते हैं बेटा? अच्छा, ये डिफॉर्म होता तो रहेगा बेटा, लेकिन किस में, किस फोर्स के अंतर्गत? यह लगातार डिफॉर्म होता रहे जब इस पर शियर फोर्स, क्या लगाया जाए बेटा? शियर फोर्स। शियर फोर्स का मतलब एक तरीके से आप इसे टेंजेंशियल फोर्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? हिंदी में क्या कहते हैं इसे? स्पर्शी बल। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्शी बल या अपरूपण बल। क्लियर है? जब इस पर शियर फोर्स लग रहा हो, लग रहा हो। तो देखो फ्लूइड का, देखो आपको डिफिनीशन से ही पता चल गया होगा कि यह बेटा क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या चाहता है, बहना चाहता है, या जब उस पर क्या लगाते हैं बेटा, शियर फोर्स लगाते हैं, तो यह क्या होता है, लगातार डिफॉर्म होता रहता है, लगातार उसकी आकृति में परिवर्तन होता रहता है। वह क्या कहलाता है बेटा? तरल कहलाता है। ठीक है, जितने भी गैस भी हो सकती है। बिल्कुल, गैस भी क्या है? आपका फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड है। देखो फ्लूइड को दो भागों में बेसिकली बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। तरल आपके दो भागों में बांटा गया है। पहला तरल कौन सा है बेटा? द्रव है।
क्या है? द्रव, जिसे क्या कहते हैं बेटा? लिक्विड। क्या कहते हैं बेटा? लिक्विड। और दूसरा क्या है बेटा? गैस है। क्या है? गैस है। लिक्विड का एग्जांपल बेटा यदि चाहो तो आप वाटर लिख सकते हो, ठीक है, और ऑयल लिख सकते हो। ये सब क्या है बेटा? लिक्विड ही तो है, ठीक है। गैस में आपका हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है बेटा? गैस के एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन है, ये सब सारी किसके हैं बेटा? गैस के एग्जाम्पल। क्लियर बात समझ में आई? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जो हम बेटा फ्लूइड पढ़ेंगे ना, तो फ्लूइड को हमने दो भाग में बांटा है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है बेटा। लेकिन आप बात समझिएगा, हम जो आपके जो 11 के यानी कि 11th के जो सिलेबस में है, वो बेटा फ्लूइड को किससे रिलेट किया है? द्रव से। किससे रिलेट किया बेटा? लिक्विड से। तो इसमें हम किसको पढ़ेंगे? लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। फिर बेटा आपको पता है कि इसके बाद जो गैस वाला चैप्टर है ना, जो गैस वाला पार्ट बचता है, इसको हम थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? थर्मल प्रॉपर्टीज। जब हम उसमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे या ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी। अच्छा, नोट डाल के जरूर लिख लीजिएगा कि देख, अच्छा पहले तो ये हो जाए कि जो बेटा ये फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड को मतलब बेसिकली हमने दो भागों में डिवाइड किया। किस भागों में? दो भागों में, एक स्टैटिक फ्लूइड और एक डायनेमिक फ्लूइड, ठीक है। एक कौन सा होता है बेटा? स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है, और एक डायनामिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड को बेटा नाम से ही पता चल रहा होगा, स्टैटिक मतलब रुका हुआ फ्लूइड, हाँ, रुका हुआ द्रव, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जो रेस्ट पर होगा। स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा? रेस्ट पर, यानी कि इस पर फ्लूइड जो द्रव होगा बेटा, जो लिक्विड होगा, वह आपका फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। यहां पर बेटा डायनेमिक का मतलब ये किस में होगा बेटा? मोशन में होगा। किस में होगा बेटा? मोशन में। तो बेसिकली बेटा यहां पर आपको पता चल गया कि फ्लूइड किसे कहते हैं। फिर जो हम अभी तक आपको ये था कि फ्लूइड में केवल लिक्विड आता है, तो ये गलत बात है। फ्लूइड में कौन आता है? दो चीजें, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है, ठीक है ना बेटा। क्योंकि गैस के पास भी एबिलिटी है बहने की, क्योंकि गैस भी क्या होती है? बहती है। जैसे हवा चलती है ना, तो हवा भी क्या हो रही है बेटा? बह रही है एक तरीके से। और ये क्या है? लिक्विड। लिक्विड भी, पानी तो बहता ही है, ये सबको पता है। फिर हमने क्या बताया कि फ्लूइड आपके दो प्रकार से हम जो स्टडी करेंगे, किसके बारे में? एक स्टैटिक फ्लूइड और एक डायनेमिक फ्लूइड। इनके बारे में हम बेसिकली स्टैटिक फ्लूइड का, यार मैं क्या बताऊं, स्टैटिक मतलब रुका हुआ द्रव, ठीक है, रुका हुआ तरल, और डायनेमिक का मतलब जो गतिशील, ठीक है, गतिशील द्रव। बात समझो कि डायनेमिक का क्या मतलब होगा कि यहां पर फ्लूइड बेटा आपका बहना शुरू कर देगा। और स्टैटिक फ्लूइड का मतलब, स्टैटिक फ्लूइड का मतलब यह होगा ना बेटा कि आपने जैसे मान के चलो कि ग्लास लिया और ग्लास में फ्लूइड को, पानी को डाल दिया। अब पानी क्या है बेटा? रुका हुआ है, ठीक है ना। और पाइप में जो पानी चल रहा है, बात समझो, यहां पर ये गिलास में रखा हुआ पानी, ये आपका क्या है? स्टैटिक फ्लूइड है। गिलास में रखा हुआ पानी, ये बेटा किसके अंतर्गत आएगा? स्टैटिक फ्लूइड के अंदर। और पाइप में बहता हुआ पानी, पाइप में बहता हुआ पानी, ये किस में आएगा बेटा? डायनेमिक में, क्योंकि इसमें फ्लूइड क्या कर रहा है बेटा? मोशन कर रहा है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आप नोट डाल के लिखिएगा। क्या डालेंगे कि स्टैटिक फ्लूइड में, यानी कि जो आपका स्टैटिक फ्लूइड होता है, जो स्टैटिक फ्लूइड होता है, यानी कि जो रुका हुआ फ्लूइड होता है, उस पर शियर फोर्स बेटा कैसा होता है? शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। क्योंकि भाई वो तभी ना रुकेगा। और देखो, फ्लूइड उसे कहते हैं कि यदि मैंने उस पर शियर फोर्स लगा दिया, उसके अमाउंट पर निर्भर नहीं करता कि कितना बड़ा शियर फोर्स लगाया या कितना
छोटा लगाया है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है। आपने बेटा बिल्कुल थोड़ा सा भी लगा देना 0.00001 न्यूटन, फ्लूइड क्या होगा बेटा, बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है किसका बेटा, शियर फोर्स का, फ्लूइड का। ठीक है, तो लिखिएगा स्टैटिक फ्लूइड के लिए, स्टैटिक फ्लूइड के लिए शियर फोर्स या आप जो कहते हैं अपरूपण बल कहते हैं ना बेटा, अपरूपण बल कैसा होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, छाप लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक फिगर बनाते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये क्या है, सतह है जिस पर बेटा पानी बह रहा है। ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या है बेटा, पानी है। जिसके ऊपर क्या है बेटा, ये पानी दिख रहा है आपको। ये क्या है बेटा, पानी बह रहा है। ठीक, अब इसकी जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है इसे क्या कहते हैं, फ्री सरफेस। क्या कहते हैं बेटा, फ्री सरफेस। जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, फ्री सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्री सरफेस। और ये क्या कहलाती है बेटा, ये तो बाउंड्री कहलाती है। क्या कहलाती है, ये नीचे वाली बाउंड्री क्या कहलाती है बेटा, बाउंड्री कहलाती है। ठीक, अब यहां पर जो सबसे नीचे वाला, बात समझना, अब ये पानी बेटा कहां पर है, इस सतह से बह रहा है। ठीक है, तो इस सतह से जो पानी की लेयर होती है, इस सतह से जो पानी की लेयर होती है वह बेटा बहती नहीं है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, शून्य होता है। उसकी वेलोसिटी क्या होती है, शून्य होती है, वेलोसिटी शून्य होती है। इसको कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। क्या कहते हैं, नो स्लिप कंडीशन। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, क्या कहते हैं, नो स्लिप कंडीशन। क्लियर, अच्छा पता है, फ्री सरफेस को कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ये उल्टा डेल्टा, ये इसका साइन है, इसका साइन है। चलिए अब यहां पर मान लिया, अब यहां पर हम मान लेते हैं कि एक कोई ये पानी का ये वाला पार्टिकल है बेटा, ये वाला पार्टिकल है। ठीक है, शुरुआत में अब ये पानी क्या हो रहा है बेटा, बह रहा है। बात समझो ना, ये पानी का कण क्या हो रहा है, बह रहा है। तो ये पानी के कण समय बदलने के साथ साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यही यहां से लेके यहां तक मान के चलो कि ये पानी T1 समय में यहां पर है और T2 समय में यहां पर है। तो ये यहां से यदि मैं इसको मिलाऊं, यहां से यदि मैं इसे मिलाऊं, मिल गया बेटा, ये होगा कि नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं। तो यदि इसके बीच का एंगल कुछ होगा, थीटा, कितना होगा, मान के चलिए कि एंगल कितना है, थीटा है। क्या है बेटा, थीटा है। अच्छा, यही पार्टिकल किसी और समय में मान के चलो कि T3 सेकंड में ये यहां पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। T1 समय में यहां पर था, T2 समय में ये यहां पर है, T3 समय में ये यहां पर होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी कैसा है बेटा, बह रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसको यदि मैं इससे जोड़ूं यहां से, ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल, शुरुआत और फाइनल पोजीशन का एंगल कितना हो जाएगा, मान के चलो कि θ2 कितना था, थीटा डैश मान लो कितना हो गया, थीटा डैश हो गया। क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थीटा का समय के रिस्पेक्ट में चेंज होना, बात समझना, थीटा का समय के रिस्पेक्ट में क्या होना बेटा, चेंज होना, क्या कहलाता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या कहलाता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। थीटा का समय के रिस्पेक्ट में चेंज होना, बदलना, क्या कहलाता है बेटा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। यानी कि डी थीटा बाई डी टी क्या कहलाता है, थीटा का समय के साथ परिवर्तन बेटा क्या कहलाता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन।
ठीक है, मतलब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का मतलब यह है कि कौन कितना रेट से विकृति हो रही है उसमें, ठीक है, कितने समय में वो कितना अपनी पोजीशन बदल रहा है, वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब अभी यहां था, अब यहां हो गया, अब यहां हो गया, तो पानी का कण क्या हो रहा है बेटा, बह रहा है। तो सिंपल सी बात है ये, ठीक है। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं एक बात बताऊं, बात समझना थोड़ा सा, अभी चीजें आएंगी वहां पर मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा समझो। पानी क्या हो रहा है आपको पता है बेटा, कैसा है, बह रहा है। नीचे वाली लेयर नहीं बह रही, इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर, इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर थोड़ा सा बह रही होगी, इसके और जस्ट ऊपर वाली उससे ज्यादा बह रही होगी, उससे और ऊपर वाली थोड़ा सा और वेलोसिटी से बह रही होगी, उसके और ऊपर वाली उससे और वेलोसिटी से। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, तो ऊपर की डायरेक्ट, इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, वाई, क्या मान ले रहा हूं, वाई। तो ऊपर ऊपर जैसे हम ऊपर जाएंगे, तो यदि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, ऊपर जाने पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि du अपॉन dy। u क्या है बेटा, वेलोसिटी है, u क्या है बेटा, वेलोसिटी है, y क्या है बेटा, डिस्टेंस है, y क्या है, डिस्टेंस। ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना, y क्या है, डिस्टेंस है। du क्या है, वेलोसिटी में परिवर्तन, पहले इधर देख लो, du क्या है, वेलोसिटी में परिवर्तन, डिवाइडेड बाय dy, मतलब डिस्टेंस में परिवर्तन। जितना आप ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर जाने पर वेलोसिटी में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। बात समझ में आ गई, तो टर्म समझ में आए कि नहीं। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बेटा किसे कहते हैं, कि कोई वाटर का पार्टिकल या कोई पार्टिकल किसी समय के रिस्पेक्ट में अपनी कितनी पोजीशन चेंज करता है, क्या कहलाता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। क्लियर बेटा। दूसरी चीज क्या है, वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है ऊपर जाने पर। बात समझ में आई। अच्छा देखो बेटा, आप मुझे ये बताओ, इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी कि इस वाले की, ए की ज्यादा होगी कि बी की, ये मुझे बताओ। ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी बी से। क्यों होगी बेटा, क्योंकि जो जब ऊपर जाते जाते उसके जो वो और फ्री हो जाती है। देखो यहां से क्या होता है कि ये वेलोसिटी अपने से इससे बहने देती है, ठीक है। ये तो इसको नीचे वाली तो बिल्कुल नहीं बहती है, इसके ऊपर वाली को थोड़ा सा बहने की इजाजत देती है, इसके ऊपर वाले को और बहने की इजाजत देती है। तो नीचे से मतलब क्या होता है, विस्कस जो फोर्स होता है, विस्कोसिटी होती है, श्यानता, वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घटने लगती है। श्यानता क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो इस वजह से ऊपर की लेयर की वेलोसिटी हमेशा ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू नीचे की लेयर की वेलोसिटी से। तो ये टर्म जो है बेटा आप लिख लीजिए, फिर हम लिखवाते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चा लोग अब क्या पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे कि बेटा सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। देखो अब ये मत बताना सर सॉलिड का जो शेप होता है ना सर वो फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता है, ये सब गंदी बातें हैं बेटा, ठीक है ना। अब हम कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला है, हेडिंग डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। बात समझ में आई। ठोस और द्रव के बीच में अंतर क्या है। तो बेटा पहला अंतर यह है कि जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, क्या होता है बेटा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी डी थीटा बाई डी टी, वो सॉलिड में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, वो समय के साथ वेरी नहीं करता। लेकिन लिक्विड में ये क्या करता है, समय के साथ वेरी करता है। वेरी करने का मतलब क्या है बेटा, बदलता रहता है। क्लियर है ना। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, ठोस
ठोस के लिए डी थीटा बाई डी टी समय के साथ बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, नहीं है। इंग्लिश वाले यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फॉर सॉलिड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ठोस के लिए डी थीटा बाई डी टी समय के साथ बदलता नहीं है, जबकि द्रव के लिए डी थीटा बाई डी टी समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है। क्लियर हुआ मेरे भाई? क्या होगा? पहली बात दिमाग में बैठा लो कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर सॉलिड विल बी कांस्टेंट। वो क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि यदि लिक्विड है तो लिक्विड के लिए रेट ऑफ डिफॉर्मेशन थीटा क्या होगा बेटा? चेंज होता रहेगा। यानी कि लिक्विड के लिए रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लिक्विड के लिए क्या है बेटा? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं कि सॉलिड के लिए बेटा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है? कांस्टेंट। और जबकि लिक्विड के लिए रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या रहता है? बदलता रहता है। ठीक है, अगला है कि यदि हम सॉलिड पर बेटा फोर्स लगाते हैं, सॉलिड पर क्या लगाते हैं बेटा? फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स को हमने क्या कर ले? हटा ले। फोर्स को क्या करें बेटा? हटा ले, तो सॉलिड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने का प्रयास करेगा, लेकिन लिक्विड ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ठीक, सॉलिड क्या करेगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने का प्रयास करेगा, लेकिन लिक्विड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेगा। ये कह देगा भाग साले, नहीं जाना हमें, काय की हो ऐसा हमारे साथ। तो क्या लिखोगे? ठोस पर यदि कोई बल लग रहा हो और उसे हटा लिया जाए तो यह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करता है, लेकिन द्रव के साथ ऐसा नहीं है। द्रव के साथ ऐसा नहीं है का क्या मतलब बेटा? यह अपनी स्थिति, प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास ही नहीं करता है। ठीक है ना बेटा? तो ये दो पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं? चलिए, ठीक, तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि बेटा आप सॉलिड पर हर एक प्रकार के फोर्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे मतलब हर एक प्रकार का बल लगा सकते हो, टेंसाइल फोर्स लगा सकते हो, कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हो, शियर फोर्स लगा सकते हो, नॉर्मल फोर्स लगा सकते हो। जितने भी टाइप के आपके फोर्स हैं सब फोर्स लगा सकते हो, लेकिन लिक्विड में केवल और केवल कौन सा फोर्स लगाओगे बेटा? शियर फोर्स। क्या लगाओगे? शियर फोर्स। तो लिख लीजिए तीसरा, क्या लिखोगे? ठोस में सभी प्रकार के बल लगा सकते हैं, लेकिन द्रव में सिर्फ कौन सा फोर्स बेटा?
शियर फोर्स ही लगता है या लगा सकते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है ना। हमेशा यार ये ध्यान रखना कि बेटा लिक्विड में कौन सा बल लगता है, केवल और केवल शियर फोर्स, केवल और केवल शियर फोर्स, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है बेटा किसका, ये जो आपने डिफरेंस लिखा है ना बेटा। अच्छा एक मिनट मैं इसको मार्कर को थोड़ा इसकी प्यास बुझा दूं। चलिए बेटा अब इसका चौथा पॉइंट बेटा ये कहता है कि सॉलिड के केस में बेटा यदि आपने किसी सॉलिड पर यदि बल लगाया तो सिंपल सी बात है बल लगाने पर चीजें क्या होंगी, डिफॉर्म होंगी, ठीक है, अपने आकार में परिवर्तन करेंगी। तो ये कह रहा है कि सॉलिड के केस में चाहे मतलब किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन हो सकता है, लीनियर हो सकता है, मतलब रेखीय विकृति हो सकती है। जैसे आपने किसी तार को पकड़ कर खींच दिया तो साला लंबा ही हो गया, दबा दिया तो दब गया, ठीक है। फिर आप उसके वॉल्यूम में वॉल्यूमेट्रिक भी परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है, उसका आयतन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत सारे लगा सकते हो, लेकिन इसके साथ क्या होगा, इसमें लिक्विड के केस में सिर्फ एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन, कोणीय विकृति होगी। कैसी विकृति होगी बेटा, कोणीय। तो लिखिएगा ठोस में सभी प्रकार की विकृति हो सकती है, जैसे रेखीय, ठीक है, आयतनिक जो भी लिखना हो बेटा, आयतनिक और स्ट्रेन जो भी लिखना चाहो यार, जो भी आपने लगाया वो विकृति जो भी है जितने टाइप की ETC, ठीक है ना। इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो द्रव पर लगेगी, लेकिन द्रव में बेटा क्या लगेगी, सिर्फ और सिर्फ एंगुलर डिफॉर्मेशन, लेकिन द्रव में सिर्फ एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा। बात समझ में आई। तो ये दोनों पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, पहला कि इस पर लिक्विड पर बेटा क्या लगा सकते हो, सिर्फ शियर फोर्स, पहला हो गया। दूसरा, इस पर केवल और केवल कौन सी डिफॉर्मेशन होगी, एंगुलर डिफॉर्मेशन, मतलब कोणीय विकृति होगी। क्लियर हो गई बात। तो चलिए आप अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा नोट डाल के लिखिएगा, ठीक है, नोट डाल के लिखिएगा। देखिए पहले एक बात समझ लीजिए, आपके जो भी मटेरियल होता है या जो भी पदार्थ होता है, आपका प्रत्येक पदार्थ बेटा छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या होता है बेटा, बना होता है। बात समझ में आई। हर एक पदार्थ आपका छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। यही पदार्थ बेटा क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। और हर एक पदार्थ बेटा किस में रहता है, जो छोटे छोटे अणु जो रहते हैं ना, ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, ठीक। बात समझ में आई। तो इसमें बेटा जो आपके लिक्विड में जो फोर्स पढ़ना है वो तो देखो शियर फोर्स तो हमने पढ़ लिया। इसमें दो चीजें और आती हैं, जब सरफेस टेंशन वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर दो फोर्स और आएंगे बेटा आपको पढ़ने के लिए। कौन कौन से, एक फोर्स आएंगे, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स। क्या आएगा, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, ससंजक बल, और एडहेसिव फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, असंजक बल, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा, नोट में ही लिखिएगा कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर
बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यही कण क्या कहलाते हैं बेटा? अणु कहलाते हैं। अणु कहलाते हैं और यह मुक्त अवस्था में होते हैं, और यह मुक्त अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, मुक्त अवस्था में होने का क्या मतलब है बेटा? मुक्त अवस्था में होने का यह मतलब है कि ये कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ठीक है, ये निठल्ले हैं साले, कहीं भी जा सकते हैं। बात समझ में आया? तो हर एक पदार्थ बेटा किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से, और उसी कणों को क्या कहते हैं बेटा? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। आपको पता होनी चाहिए कि कक्षा 9 में जब आप लोगों ने पढ़ा था क्या केमिस्ट्री, तो सबसे पहली आपको यही लिखवाई गई थी कि सबसे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है बेटा? अणु कहलाती है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। ठीक है, अणु कहलाता है। तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अणु जो है बेटा स्वतंत्र अवस्था में कहीं भी घूम सकते हैं। तो बेटा इन्हीं के अंतर्गत जो भी फोर्स लगेगा उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा कोहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? ससंजक बल। ससंजक बल लिख गया। देखिए, कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल। तो बेटा यह वह बल होते हैं जो एक ही पदार्थ के अंदर स्वयं के अणुओं से में लगते हैं। बात समझना, कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं? जो स्वयं के पदार्थ के अणुओं के मध्य लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। बात समझ में आ गई? लिखिएगा। और ये कैसे फोर्स होते हैं बेटा? आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसमें लिखिएगा वह बल जो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगा आकर्षण बल, लगा आकर्षण बल। वह बल जो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगा आकर्षण बल क्या कहलाता है बेटा? ससंजक बल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ससंजक बल कहलाता है। अच्छा, जैसे इसका एग्जांपल देखिए बेटा। एग्जांपल ये है, जैसे मान के चलो कि पानी है ना। क्या है? पानी है। तो पानी के जो अणु है बेटा, पानी के जो अणु है, एक गिलास आपने पानी लिया है तो उसमें कितने पानी के अणु? बहुत सारे। तो उन पानी के अणुओं के मध्य जो पानी के अणुओं से ही जो बल लग रहा है उसको क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, अगली हेडिंग है एडहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? एडहेसिव फोर्स। हिंदी में क्या कहते हैं? असंजक बल। असंजक बल। ठीक है, इसका बात समझो। यह भी एडहेसिव फोर्स भी बेटा एक तरीके का कैसा है? आकर्षण बल है। कैसा बल है? आकर्षण बल है। लेकिन यह बेटा अपने आप में संतुष्ट नहीं रहता, यह किसी दूसरे की ताक में रहता है। बात समझ में आई? यह कैसा है? यह दूसरे पदार्थ के अणुओं के साथ, बात समझना, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? एडहेसिव फोर्स। क्या कहलाता है बेटा? एडहेसिव फोर्स। बात समझ में आई कि नहीं? दो भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है बेटा? एडहेसिव फोर्स। तो लिख लो, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल
आकर्षण बल। अच्छा, ये दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य बात समझ लेना, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? आसंजक बल कहलाता है। आसंजक बल कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब यदि आपसे कोई पूछे तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स कैसे फोर्स हैं, तो कैसे फोर्स है बेटा? आकर्षण बल है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एडहेसिव में, एडहेसिव मतलब जो अलग अलग पदार्थों के बीच में ये संबंध बनाते हैं, ठीक है, ये उनके पदार्थों के अणुओं के मध्य लगते हैं, तो विभिन्न पदार्थों के अणुओं। जैसे, बात समझो बेटा, जैसे कि मान के चलो कि आपने प्लाई पे क्या कर दिया? पानी की बूंद गिरा दी, पानी की बूंद गिरा दी, तो पानी की बूंद मतलब पानी के अणु और प्लाई के अणुओं के मध्य जो बल कार्य करेगा वह क्या कहलाएगा? एडहेसिव फोर्स या आसंजक बल कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? कोहेसिव में जो खुद पे लगाएंगे, मतलब पानी पानी, प्लाई प्लाई, ग्लास ग्लास, ये सब क्या कहलाएगा? कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव में जैसे पानी प्लाई, पानी कागज, ठीक है, शहद पानी, कुछ भी मान सकते हो, दो अलग अलग बेटा होना चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताता हूं, यदि पानी जो है किसके साथ बेटा? कागज में डाल दिया जाए बेटा, किस में डाल दिया जाए? सॉरी, ग्लास में डाल दिया जाए। किस में डाल दिया जाए? ग्लास में। ग्लास मतलब कांच में, कांच में डाल दिया जाए। यदि पानी को किस में डाल दिया जाए बेटा? कांच में, तो ये कौन सा फोर्स शो करेगा? ये शो करेगा एडहेसिव फोर्स। क्या करेगा? एडहेसिव फोर्स। कांच और पानी के बीच जो फोर्स लगेगा, एडहेसिव फोर्स। अब देखिए मैं बताता हूं कैसे पता चलेगा बेटा। देखो, ये भैया ये सब नोट के अंदर ही है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं करवा रहा हूं जो आपके जेईई और नीट में आए हुए हैं, ठीक है ना? तो इस हिसाब से करो बेटा। देखो, मैंने क्या बोला कि यदि आपका क्या है? ग्लास है। ग्लास मतलब वो वाला गिलास नहीं, पानी वाला नहीं, कांच। तो कांच और पानी, कांच और पानी, जब पानी जो है किसके कांटेक्ट में आता है? जब पानी कांच के संपर्क में आता है, कांच के संपर्क में आता है, तो यह एडहेसिव फोर्स लगाता है। क्या करता है? एडहेसिव फोर्स लगाता है। ठीक है, बात समझ में आई? देखो, अब ये पता कैसे चलेगा कि बेटा एडहेसिव फोर्स लगा रहा है? देखो, ये रही, मान के चलो कि क्या है बेटा? ग्लास है। क्या है ये? ग्लास है। क्या है ये? ग्लास। बिल्कुल, ये क्या है बेटा? ग्लास है। अब बात समझना, पानी की बूंद जैसे ही इस पर आपने क्या कर दी? गिरा दी। पानी की बूंद गिराई इस पर, किस पर? कांच की प्लेट पर। तो ये पानी की बूंद बेटा क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। यानी कि यदि, देखो पहले बात समझो, यदि फैल गई, इसका मतलब ये कैसा है? साला बदचलन है। ये देखो, ये साला इसके साथ, ये मतलब चारों तरफ से क्या हो गया? लिपट गया। यानी कि ये साला क्या शो करेगा? एडहेसिव फोर्स। क्या शो करेगा? एडहेसिव फोर्स। लेकिन यदि ग्लास के साथ, बात समझो, यदि ग्लास के साथ हमने मरकरी ला दिया, क्या ला दिया? मरकरी। क्या ला दिया बेटा? पारा। तो वो सिकुड़ जाता है। वो कैसा हो जाता है? सिकुड़ जाता है। यानी कि वो क्या शो कर रहा है? वो कोहेसिव फोर्स। बात समझ में आई?
कैसे पता चला कि ये एडहेसिव शो कर रहा है? ये आपका वाटर है बेटा, क्या है? वाटर की बूंद जैसे ही इस पर पड़ेगी ग्लास पर, ये क्या होगा बेटा? फैल जाएगा। फैलने का मतलब ये साला कैसा है? चिपकू है। चिपकू का मतलब क्या? एडहेसिव। ये दूसरे के साथ साला क्या हो रहा है? चिपक रहा है, यानी कि ये कैसा है? एडहेसिव। और यदि यह दूसरे के साथ ना चिपकता तो एडहेसिव अपने आप में ही क्या रहता? ये बेटा कंप्लीट रहता। एडहेसिव नहीं, कोहेसिव। सॉरी, उसे क्या कहते हैं? कोहेसिव। तो लिखिएगा जबकि इसी के आगे जबकि पारा को क्या कहते हैं? Hg। जबकि पारा या मरकरी कांच के संपर्क में आती है, कांच के संपर्क में आती है, तो यह क्या शो करेगा बेटा? कोहेसिव फोर्स शो करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि ये आपने क्या लिया बेटा? ग्लास, ठीक है? ये आपने क्या लिया बेटा? ग्लास। और इस पर आपने क्या डाला? Hg की बूंद डाला। किसकी बूंद? Hg की। तो ये फैलने की बजाय बेटा क्या हो गया? सिकुड़ जाएगा और मिलकर एक बूंद बना लेगा। यानी कि ये क्या शो कर देगा बेटा? कोहेसिव प्रॉपर्टी। ये उसके साथ चिपकना ही नहीं चाहता। और इसको नोट कर लो तो फिर आगे बढ़े बेटा। 2 लाइनें और 2-3 चीजें, फिर आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। चलिए अब बेटा अगला लिखिएगा कि देखिए, यदि पानी, अगला क्या था? यदि पानी प्लास्टिक शीट के संपर्क में आता है तो यह कोहेसिव प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई बेटा? यानी कि ये रही आपकी क्या बेटा? प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट का मतलब यहां पर बेटा ये है कि जैसे आप जो है अपनी बुक्स पर या कॉपियों पर जो कवर चढ़ाते हैं, और उस कवर पर क्या चढ़ी होती है बेटा? पन्नी चढ़ी होती है ना, उसी को क्या कहते हैं बेटा? प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट। और इस पर यदि पानी डालोगे, क्या डालोगे बेटा? पानी। तो ये भी क्या रहेगा? पानी इससे गिर जाएगा। यदि आपने पानी डाला उस पर और ऐसे कर दोगे तो पानी क्या हो जाता है? गिर जाता है। पानी उसके साथ चिपकता नहीं है बेटा, यानी नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब वो क्या देगा बेटा? कोहेसिव देगा। क्या देगा? कोहेसिव। तो ये क्या है? वाटर की बूंद है बेटा। यानी कि अभी आपने देखा कि इस केस में ये तो आपका क्या दे रहा है? कोहेसिव दे रहा है बेटा। क्या दे रहा है? कोहेसिव। और अभी आपने पढ़ा था सर, यदि हम ग्लास ले लेते हैं ना, ग्लास मतलब बेटा कांच, और इस पर यदि पानी डालते हैं तो ये क्या हो जाता है? फैल जाता है सर। तो सर यहां पर तो ये क्या दे रहा था? एडहेसिव दे रहा था। क्या दे रहा था? मतलब यहां पर ससंजक बल और यहां पर असंजक बल दे रहा था। सर ये क्या लोचा है? तो बेटा इसका मतलब यह है कि ये जो कोहेसिव और एडहेसिव, ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि इनकी जो भी 2 सरफेस आपस में कांटेक्ट में आने वाली हैं, जो भी 2 सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आने वाली है, मतलब कि मिलने वाली है, उनका नेचर क्या है, उनका गुण क्या है, यह उस बात पर निर्भर करता है। तो लिख लीजिएगा, उपर्युक्त उदाहरणों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एडहेसिव और
कोहेसिव इस बात पर निर्भर करते हैं, इस बात पर निर्भर करते हैं कि संपर्क में आने वाली सतहों का नेचर कैसा है, नेचर कैसा है। ठीक है बेटा, तो ये बात रही, आप इसको याद रखेंगे बेटा, ठीक है ना। इसीलिए भी मैं चीख के बता रहा हूं कि अब आपसे पूछे कि कोहेसिव और एडहेसिव मतलब किस बात पर निर्भर करते हैं बेटा, तो ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि इनकी यह जो संपर्क में आ रही है ना बेटा, जो भी दो सरफेसेस, यह सरफेस कौन सी है, ठीक है ना, ये इस बात पर निर्भर करती है। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज ये रहा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पहला लेक्चर। कल हम देखो बेटा इस पर देखेंगे कि डेंसिटी किसे कहते हैं, डेंसिटी किसे कहते हैं, फिर रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, लगातार पढ़ते जाएंगे, मैनोमीटर पढ़ेंगे, फिर प्रेशर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अब आगे ऐसे ही लगातार कम से कम 13 से 14 लेक्चर की वीडियो बनेंगे, ठीक है, फिर मस्त ये चैप्टर समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।